हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग को 20 प्रश्नों को श्रृंखला आप लोग को दिया जा रहा है। तो आज भी 20 प्रश्नों का जो क्यूज है आज भी आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो आज का पहला प्रश्न, और प्रश्न सुनने के पहले जो इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया? यही आपका पहला प्रश्न है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ठीक है, आपका ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। आपका आंसर क्विक आना चाहिए। प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रयास करें आंसर देने का। बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा, बहुत सारे का सही आंसर है, बहुत अच्छा। तो पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अनाज रखने के लिए। ठीक है, अनाज रखने के लिए यह बनाया गया था। ठीक है, कहा जाता है 1770 ईस्वी में भारत में बहुत भारी भूखमरी आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों के लिए क्या किया था? अनाज रखने का एक कोठार बनाया था। ठीक है, उसका नाम दिया गया है गोल घर। ठीक है, और गोल घर पटना में अवस्थित है और 1786 ईस्वी में से बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और इसके इंजीनियर थे ब्रिटिश फौज के लिए बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑस्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, ऑप्शन डी सभी में। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आ चुका है। तो ऑस्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अब ऑस्टोमेटा क्या है इसको समझना है। ऑस्टोमेटा कहा था रंध्र को। ठीक है, रंध्र को, अर्थात रंध्र जो है तना में भी पाया जाता है, पत्तियों में भी पाया जाता है, फलों में भी पाया जाता है। ठीक है, जहाँ रंध्र पाया जाता है वहाँ ऑस्टोमेटा का रूप लेता है। और ऑस्टोमेटा क्या है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर तो आ चुका है, और आप लोग का नेट स्लो रहने के कारण कुछ का आंसर लेट में आता है। ठीक है, चलते हैं इसका आंसर की ओर। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका आंसर है अम्ल। कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, आपका आंसर है अम्ल। नीले लिटमस को लाल करने वाला है अम्ल, और लाल को नीला करता है क्षार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 4 क्या है? 4 बहुत अच्छा प्रश्न है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? यही क्वेश्चन है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी उपचयन। चलिए क्विक आंसर देने का प्रयास करें। सारे लोग आंसर दें, गलत हो या सही सारे लोग आंसर दें। चलिए कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऊष्माक्षेपी। यानी कि ऊष्मा का उत्पादन होता है तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यही आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए समतल दर्पण,
ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आपका आंसर आना चाहिए सारे लोग का आंसर। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आंसर दें, आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बहुत सारे लोग का सही आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और आप लोग को पता है अवतल दर्पण का और भी उपयोग है। किसमें उपयोग है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी की चर्चा भी कर लेते हो, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें करता है? तो साइड मिरर के रूप में, याद है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, आपका ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्रासा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सेडान, इसी का था सेडान, सेडान का युद्ध। चलिए आंसर आना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के साथ हुआ था? चलिए आंसर, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सेडान, जिसको कहा था सेडान। सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी का एकीकरण में प्रसा का मुख्य हाथ है। ठीक है, प्रसा का मुख्य हाथ है और इसका अवरोधक फ्रांस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 56 के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध भी 1870 में हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रसा डेनमार्क युद्ध 1864 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी जैव, ऑप्शन सी नवीकरणीय, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, क्विक आंसर दें। बहुत अच्छा प्रश्न है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? चलिए ठीक है, कुछ का आंसर तो आ भी गया, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नवीकरणीय। ठीक है, अब इसकी चर्चा करने वाले हैं कि नवीकरणीय में क्या होता है। याद रखना, नवीकरणीय जो होता है प्राकृतिक ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। याद रखना, जो समाप्त नहीं होता है और जो समाप्त होता है अर्थात सीमित मात्रा में होता है वह है अनवीकरणीय। ठीक है, याद रहेगा, दोनों याद रहेगा। जो समाप्त हो गया अनवीकरणीय, जो समाप्त नहीं होगा नवीकरणीय। एकदम एक ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो नवीकरणीय में आता है कौन कौन? नवीकरणीय में आता है कोयला, आता है पेट्रोलियम, आता है, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय में प्रकाश, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? नवीकरणीय में है, जो कि समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बीपीएससी, बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास प्रश्न है, प्रयास करें इस प्रश्न को याद करने का। कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है? कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए घोड़े के मुख के समान, ऑप्शन बी कुत्ते के मुख के समान, ऑप्शन सी बाघ के मुख के समान, ऑप्शन डी सभी। आपका आंसर आना चाहिए। गलत दे या सही दे, आंसर देने का प्रयास करें। बहुत कम आंसर, चलिए दीजिए। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर है घोड़े के मुख के समान। कन्नड़ शब्द कुद्रे मुख का अर्थ होता है घोड़े के मुख के समान, घोड़े के मुख के समान। क्लियर हो गया। और कन्नड़ शब्द जैसे ही आ गया, कुद्रे मुख एक पहाड़ है, एक पर्वत है जो कर्नाटक में अवस्थित है और 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कुद्रेमुख पहाड़, कुद्रेमुख गुफा जो है यह जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? यही प्रश्न है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। चलिए क्विक आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार फास्ट आंसर देने का प्रयास करें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग को पता है पीएच मान तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक दर्शाया गया है, तो 0 से 7 तक अम्ल होता है, 7 से ऊपर, ठीक है, यानी 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार, और 7 जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? ऑप्शन ए सरकार बनाना, ऑप्शन बी चुनाव लड़ना, ऑप्शन सी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन डी सरकारी पदाधिकारियों की बहाली करना। ठीक है, कौन सा राजनीतिक दल का काम नहीं है? इस प्रश्न का आंसर तो आप ऐसा ही छाट सकते हैं, प्रयास करें, सारे लोग प्रयास करें, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए ठीक है, बहुत सारा का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, राजनीतिक दल का काम नहीं है बहाली करना। ठीक है, सरकार बनाना एक काम है, चुनाव लड़ना काम है, और सरकार की आलोचना करना, यह सब जो है राजनीतिक दल का काम है, ना कि बहाली करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी पुस्तक है? द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी पुस्तक है? आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी पुस्तक है? चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत। चेतन भगत का भी पुस्तक का नाम कुछ हम बता रहे हैं, जैसे आप पढ़े होंगे हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, 5 पॉइंट समवन, ये सब क्या है? चेतन भगत का है। मदर टेरेसा की भी एक पुस्तक का नाम है डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन, मदर टेरेसा की पुस्तक है। और झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक द नेमसेक। ठीक है, ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ प्रश्न है। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा किस ओलंपिक से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920 के एंटवर्प ओलंपिक, ऑप्शन बी 1928 के एंटवर्प ओलंपिक, ऑप्शन सी 1996 के अटलांटा ओलंपिक, ऑप्शन डी 1896 के एथेंस ओलंपिक। चलिए आपका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मशाल जलाने की प्रथा, मशाल जलाने की प्रथा, मशाल जलाने की प्रथा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर दे। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब हम इसका लगभग ऑप्शन की चर्चा करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए 1920 का एंटवर्प ओलंपिक। 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में क्या हुआ था? तो ओलंपिक ध्वज फहराया गया था पहली बार, याद रखना, ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी 1896 का एथेंस ओलंपिक। 1896 का एथेंस ओलंपिक मतलब क्या हुआ था? ओलंपिक का प्रारंभ हुआ था, आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ हुआ था 1896 का एथेंस ओलंपिक में। ठीक है, अब दूसरी बात आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन 29 मई, 4 जून, 14 जून, 20 जून। विश्व रक्तदान दिवस, आंसर फटाफट दें। चलिए, बहुत अच्छा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 14 जून। ठीक है, 14 जून राइट आंसर है। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब बात आता है ऑप्शन ए 29 मई। 29 मई को कौन सा दिवस है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस है 29 मई। ठीक है, और 4 जून है अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ऑप्शन नंबर डी 20 जून। 20 जून क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, याद हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोहाइप्स रेखा, ऑप्शन बी आइसोहाइट्स लाइन्स। ठीक है, ऑप्शन सी आइसोप्लेथ लाइन्स, ऑप्शन डी आइसोहेल लाइन्स। ठीक है, आंसर देने का प्रयास करें। हम ऐसे हिंदी में ना लिखने का प्रयास किए हैं और अंग्रेजी में लिखे हैं। हिंदी में सारे लोग मार देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भी इसका याद होना चाहिए। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आइसोहाइट्स। ठीक है, आइसोहाइट्स, इसको कहता है समवर्षा रेखा। क्या कहता है? समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर ए आइसोहाइप्स, इसको कहता है समोच्च रेखा। क्या? समोच्च रेखा मतलब समान ऊंचाई को दर्शाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर सी आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ मतलब समान रेखा जिसमें तत्वों का मान बराबर होता है, वह समान रेखा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आइसोहेल। आइसोहेल रेखा समधूप रेखा, समान धूप की रेखा को मिलाने वाले को आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर का कौन सा अंग दर्द, गरम, ठंडा पहचानने का कार्य करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, क्विक आंसर दें। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छा। और मित्रों, अगर आप लोग का प्रश्न अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें और जो इस चैनल से जुड़े हैं वह सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो इसका आंसर शरीर का कौन सा अंग दर्द, गर्म और ठंडा पहचानने का कार्य करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, थैलेमस। थैलेमस का काम है दर्द, गर्म और ठंडा पहचानने का। ठीक है, और हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर डी क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस आपका है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है? भूख प्यास का अनुभव होता है। भूख प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा सब हाइपोथैलेमस में आता है। ठीक है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? स्मृति यानी इच्छा शक्ति, सेरिब्रम होता है। और सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम सेरिबेलम का। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 16। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। चलिए क्विक आंसर दें, क्विक आंसर दें। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभिलेख न्यायालय 129 को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 148 क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी 123, अनुच्छेद 123 क्या है?
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 123। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर तो बहुत लोगों ने दिया। चलिए ठीक है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका से एक चीज याद रखना, मौलिक अधिकार। ठीक है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? आपका ऑप्शन ए गोवा, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी हिमाचल प्रदेश। चलिए आप आंसर देने का प्रयास करें। दूसरा पूछा गया है, 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? चलिए आपका आंसर, चलिए कुछ का आंसर आया, कुछ का आंसर आया। आंसर देने का प्रयास सारे लोग करें। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है मिजोरम। ठीक है, पहला पर तो आप लोग को पता है केरल, और केरल की साक्षरता जो है 94% है। ठीक है, ऑप्शन बी मिजोरम, मिजोरम की साक्षरता जो है 91.3% है। ठीक है, और त्रिपुरा, ठीक है 2 बताएं, और तीसरा नंबर पर गोवा आता है, गोवा का है 88.7%, और चौथा पर त्रिपुरा आता है 87.2%, और 5वां नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है जो कि 82.8% है। ठीक है, मैंने 5 क्रम बताया आपको, पहला केरल, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा, 5वां हिमाचल प्रदेश। याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, और ऑप्शन डी केरल। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है, आंसर आना चाहिए। आंसर दें, सारे लोग आंसर दें। चलिए ठीक है, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है। जैविक खेती क्या हुआ? जैविक खेती मतलब हुआ खाद का प्रयोग नहीं, मतलब वर्मी कंपोस्ट द्वारा, हरी खाद द्वारा। ठीक है, हरी खाद मतलब पेड़ पौधे का सड़ा गला जो होता है वह हरी खाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग कर कर खेती किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और करेंट है। किस राज्य ने हाल ही में श्रम सिद्धि योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए आंसर आना चाहिए। किस राज्य ने हाल ही में श्रम सिद्धि योजना शुरू किया है? चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया। तो श्रम सिद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। श्रम सिद्धि योजना मतलब क्या होता है? मतलब कि कहा जाता है कि कामगारों को रोजगार देने की योजना चलाया गया। ठीक है, यह है श्रम सिद्धि योजना। चलते हैं अगले प्रश्न। आपका पिछले दिन का प्रश्न है, और इसका आंसर सबसे पहले बताने वाले कौन है जिनका भी नाम पुकारा जाएगा? तो सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ठीक है, फिल्म अभिनेता की बात किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है पृथ्वीराज कपूर को। ठीक है, और इसका सही आंसर और सबसे फर्स्ट देने वाले हैं सत्यम कुमार। ठीक है, और दूसरा नंबर पर आते हैं ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन नाम से जो आप क्यूज में भाग ले रहे हैं वह सेकंड नंबर पर आपने सही आंसर दिया है, और थर्ड नंबर है चंदन कुमार का, फोर्थ नंबर है राजकुमार का। ठीक है, चलते हैं आज का प्रश्न क्या है आप लोग के लिए। आज का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? ठीक है, यह प्रश्न का आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद
जिनका सबसे फास्ट आएगा उनका नाम पुकारा जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर देने का प्रयास करें। और आप लोग का आज का जो प्रश्न है वह उपनाम से संबोधित है, उपनाम के रूप में आया है। जैसे आज का प्रश्न है ब्लैक पर्ल किसका उपनाम है, तो ब्लैक पर्ल पेले का उपनाम है, ठीक है। उड़न परी किसका उपनाम है, पीटी उषा का। फ्लाइंग फिश किसका उपनाम है, माइकल फेल्प्स का। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल टाइगर किसका उपनाम है, सौरव गांगुली को। तारपीडो किसका उपनाम है, यान थोरपे को। सुपर मॉम किसका उपनाम है, मैरी कॉम। फ्लाइंग फिश किसका उपनाम है, ओ 2 बार लिखा गया है, माइकल फेल्प्स, ठीक है। तो यह जो है आपका उपनाम से संबंधित प्रश्न था आप लोग का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कर लाइक करें और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर जितने मित्रों के पास करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग का क्यूज खेलने में बहुत ही कम संख्या है। फिर कृपया कर संख्या को बढ़ाएं और ज़्यादा मज़ा आने वाला है और अच्छे प्रश्न आने वाला, ठीक है। तो आज का बस ये इतना ही दूर आपका रहेगा। इसके बाद हम आप लोग से विदा लेते हैं और अब मिलते हैं अगले दिन अगले अच्छे प्रश्न के साथ, ठीक है। जब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।